साथ कहना चाहता हूं, स्पीकर साहब, 1 साल हो गया, मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मीटिंग बुलाएंगे। बहादुरपुरे में आईटीआई का था, कई इश्यूज थे। 1 साल में क्या मीटिंग बुलाए सर? सर, इस ऐवान में वादा किया जाता है क्या? ऐवान में जो तयखुन दिया जाता है, जो जबान दी जाती है, क्या उसकी भी अहमियत नहीं है? क्या उसका भी एहतराम नहीं है? आप बताइए स्पीकर साहब, आप बोलिए, आपकी मौजूदगी में कहा गया कि जरूर मीटिंग बुलाएंगे? क्या आज तक मीटिंग हुई? हमने जूनियर कॉलेज के लिए कहा था, बहादुरपुर में आईटीआई के लिए कहा था, इंक्यूबेटर्स के लिए कहा था, स्टार्टअप्स के लिए कहा था कि वो जो SC STs को जो आप दे रहे हैं वो मुसलमानों को दीजिए। ऑन पार विद SC STs का वादा किया गया। ऑन पार विद SC STs क्या हुआ? क्या रिव्यू हुआ? मैं जानता हूं चीफ मिनिस्टर साहब मसरूफ रहते हैं, मैं जानता हूं कि KTR साहब भी मसरूफ है, मैं जानता हूं कि सारे मिनिस्टर्स मसरूफ हैं। उनसे दरखास्त करूंगा सबसे, आप लोग मसरूफ हैं, हमको एक आदमी बता दीजिए जिसके पास हम जाके मिल सकते हैं। हम मिल लेंगे, खड़े रह जाएंगे, आपके चपरासी से भी मिलना बोले तो मिल लेंगे। तेलंगाना के लिए, पुराने शहर के लिए, हमारी आवाम के लिए हम खड़े रह जाएंगे, मगर मिलिए तो सही, कोई वादा तो पूरा कीजिए। सर, हमने स्पीकर साहब बोलने दीजिए मुझे। सर, मैं बजट पे बोलेंगे साहब, इस पे भी बोलना है, बजट पे भी बोलेंगे। बजट पे आने का इश्यू है ना, हर वक्त यही बोले साहब, सेशन बढ़ा देंगे, विंटर सेशन आ जाएगा, 15 दिन कर देंगे। कितने हुए साहब? 2014 से लेकर अगर हम देखेंगे, फिगर्स है साहब, मेरे पास फिगर्स है, 126 दिन हुए थे। अब ये 5 साल, 4.5 साल में सिर्फ 64 डेज ही बैठे हम। टीवी के डिबेट्स में ज्यादा बैठते हैं, असेंबली में कम बैठते हैं लोग। अहमियत आज टीवी की हो गई, इस हाउस की नहीं रही। बोलने दीजिए साहब। पहले अब आप लोग तय कर दिए 12 को खत्म, 25 साल होने आ रहे हैं साहब, कभी बजट सेशन इतना जल्दी तेजी के साथ खत्म होता हुआ नहीं देखे। लेटर भेजा मैं BSc में, इस वास्ते नहीं आए हैं जी, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आए, तो फिर हम नहीं आए तो क्या? हाँ, तो क्या? देखिए, मैं तसादुम करना नहीं चाहता, तो बोलना नहीं है, या तो आइए माइक पे आके बोलिए, बोलने दीजिए हमको। वही तो बोल रहा हूं मैं, तो आप माइक नहीं लेते, आप वैसे ही बोलते हैं। आप माइक लेकर बोलिए ना। अकबर साहब, बोलिए आप। प्लीज कंक्लूड। इतना गुस्सा आप लोग को, इतनी नाराजगी कि फिर क्यों भाई? बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। शिकायत क्या है साहब? शिकायत क्या है बताइए। స్పీకర్ సార్, సభ అన్నప్పుడు కొన్ని మర్యాదలు, కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళ సభ్యులు ఉన్నది మొత్తం 7గురు, మాకున్నది 105 మంది. మరి 7గురు ఉన్న వాళ్ళకు మీరు గంట టైం ఇస్తే, గంటల పాటు ఆయన గవర్నర్ ప్రసంగం మీద కాకుండా బడ్జెట్ మీద, మున్సిపల్ పద్దు మీద మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే దానికి మేము అభ్యంతరం పెడతా అంటే కూడా ఆయనకు ఆవేశం ఎందుకు సార్? రెండోది సార్, వారు మాట్లాడుతున్నారు మీరు BSc ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు, ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారని మాట్లాడతారు. ఆయన BScకే రాడు. వచ్చి ఏమైనా వాదించినా, వచ్చి చెప్పినా, విజ్ఞప్తి చేసినా మీరు వింటారు. శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి ఉన్నారు, అక్కడ రారు. అక్కడికి రాకపోగా పైపెచ్చి ఈ టర్మ్లో అసలు అసెంబ్లీ జరగలేదన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన మర్చిపోతున్నాడు ఈ టర్మ్లో 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్కి పోయింది, అది మర్చిపోతున్నాడు కన్వీనియంట్ గా. అంటే అధ్యక్ష, మాట్లాడేటప్పుడు ఆవేశంగా గొంతు పెంచి గొంతు చించుకుంటే దానివల్ల ఏం రాదు అధ్యక్ష. చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ చాలా క్లుప్తంగా, పద్ధతిగా, మర్యాదగా కూడా చెప్పొచ్చు. గొంతులు చించుకున్నంత మాత్రాన చాలా గొప్ప వాళ్ళం అని ఆయన అనుకుంటే నేను చేయగలిగేదేం లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ద స్పీచ్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ టుడే is in response to the governor's address. I think you've been given ample opportunity for the number of legislators you have. You've been given ample opportunity. మరి మీరు వాళ్ళకి 7గురు ఉన్న వాళ్ళకి ఇంత టైం ఇస్తే, మేము 105 మంది ఉన్నాం అధ్యక్ష, మాకెంత టైం ఇవ్వాలి అధ్యక్ష? మీరు మా వాళ్ళు ఇద్దరే మాట్లాడి గంట మాట్లాడారు, ఆయన 7గురు ఉన్నాయని గంట మాట్లాడతారు. ఇది ఎక్కడ పద్ధతి అధ్యక్ష? మీరు సమయ పాలన కూడా మీరు చెప్పాలా? మళ్ళీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు రిప్లై. ఆయన సభానాయకుడు రాలేదని మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. సభానాయకుడికి ఆయనకేం పోలిక అధ్యక్ష? నాకు అర్థం కాదు.
సభానాయకుడి స్థానంలో మా గవర్నమెంట్ తరపున శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి వచ్చినారు, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, మా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, 4 మంత్రులు ఉన్నారు నిన్న బీఎస్సీ మీటింగ్ లో. ఆయన రాకపోగా, లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్ గా ఆయన బాధ్యత నెరవేర్చకపోగా పైపెచ్చి ఇంకేదో మళ్ళీ మీదికి నిందాపూర్వకంగా మాట్లాడడం మంచిది కాదు. मैं अकबर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप आज गवर्नर स्पीच पे आपकी सजेशन, आपके इनपुट, आपके जो भी कमेंट्स है आप दे रहे हो, उस बात पे गवर्नमेंट जरूर रिप्लाई करेगी. बट टू मेक स्वीपिंग रिमार्क्स saying the government is not functioning, ministers are not available, ఇది మంచిది కాదు అధ్యక్ష, మంచి ధోరణి కాదు. ఇప్పటికైనా వారిని సవరించుకోమనండి. మీరు కూడా సమయపాలన పాటించాలి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మరి మాకు కూడా అవకాశాలు రావాలా, మేము కూడా మాట్లాడాలా, మంత్రులు సమాధానం చెప్పాలా, ఇక్కడ చెప్పి మేము కౌన్సిల్కి పోవాలా. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ వ్యవహారం అయితే కాదు. వారిని కూడా దయచేసి సమయపాలన పాటించే విధంగా తమరు చర్య తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. Please conclude. Honorable Speaker, sir. Sir, Honorable Minister Saab is a very learned man. He is also a senior man, very qualified, well educated. I just want to tell one thing is that I am not a newcomer in this house. And it is not for the first time that I am speaking here. I have spoken in Andhra Pradesh Legislative Assembly several times on vote of thanks for the governor's address also. And it is not that the first time or in this Telangana state being in number 7 or with 7 numbers we are being given or allotted 1 hour or 40 minutes. No, sir. You can go and check the records. Always in Andhra Pradesh Legislative Assembly also, the MIM party has been allotted good number of times and opportunity and longer time to speak. It is not the first time. आप 107 हैं, जरूर आप लीजिए, 2 दिन बात करिए, एतराज नहीं है इस बात पर. एतराज इस बात पे है कि टॉलरेंस लेवल किसका कितना है. आपका टॉलरेंस लेवल ही कम होते जा रहा है, टॉलरेट ही नहीं करना चाह रहे. हाँ, अगर अकबर ओवैसी यहां खड़े रहकर 1 घंटा तारीफ करेगा तो और 1 घंटा बोलेंगे. देखिए, अरे देखिए, हेल्दी डेमोक्रेसी में एक दूसरे को सुनने की ताकत भी होनी चाहिए. अकबर साहब, तनकीद को भी सुनना चाहिए, जब ही डेमोक्रेसी मजबूत होती है. नहीं, अकबर साहब, There was a time when I used to speak, Roshia Saab was a finance minister, I used to criticize the government. He used to get up from his chair and come and tell me, Mr. Owaisi, you have spoken well. Very good young man, he used to say. I have seen so many chief ministers. please conclude. और मैं यहाँ खड़े रह के बोल, आपने कहा कि अकबर साहब बीएससी में नहीं आए. सर, ऑनरेबल स्पीकर, सर, मैं सर, नहीं, I'm not yielding, sir. Let me complete, sir. Let me complete. I'm not yielding, sir. Let me complete. Let me complete, sir. Then I'll give you an opportunity. సార్, అక్బర్ గారు ఇప్పటికైనా కానీ గవర్నర్ ప్రసంగం మీద మాట్లాడమని సూచించండి సార్. ఇంకా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ పోతే మేము కూడా ఆయన చూసినాం సార్. మేము ఆయన వారు సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు రోషే గురించి మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వారు చాలా బాగా మాట్లాడేది. ఈ మధ్యలో వారికి కూడా కోపం ఎక్కువ వస్తున్నారు అధ్యక్ష. అప్పుడు చాలా బాగా మాట్లాడేది. ఎందుకో వారికే కోపం ఎక్కువ వస్తుంది, మాకు రావట్లేదు కోపం. आपको गुस्सा ज्यादा हो रहे, आप हम नहीं हो रहे. आपको टॉलरेंस कम हो रहे, हमको नहीं हुआ. जिसपे ऊपर आप गुस्सा आना है उस पे ऊपर आइए. आप हमारे ऊपर गुस्सा है तो क्या आता है. దయచేసి అధ్యక్ష, గవర్నర్ ప్రసంగం మీద మాత్రం కంక్లూడ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి. साहब, आप सीनियर आदमी हैं. साहब, आप जब बोलते हैं तो मैं जवाब नहीं देना सर. नहीं, बार आपको बोलना जरूरत नहीं पड़ता. सर देखिए साहब, अब अगर मिनिस्टर साहब उठ के बोलेंगे मैं जवाब नहीं देना. नहीं साहब, आप सीनियर मोस्ट आदमी हैं. आप जो भी बोले आप तारीफ करें. अकबर साहब, तो मुझे भी आपकी तारीफ करने दीजिए पलट के. अकबर साहब, एक भी आप पे करने का नहीं. आप अच्छा बात कर रहे हैं. गवर्नर स्पीच के ऊपर जो पहला आप जो कोर्ट की अच्छा किए, मैं भी तारीफ करता हूँ. फिर भी आप सीनियर मेंबर है, आप पूरा जानते हैं. प्लीज काइंडली कोऑपरेट. नहीं सर, मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं. मिनिस्टर साहब ने कहा कि अकबर साहब आप बीएससी में नहीं आए. सर, मैं नहीं आया होऊंगा, क्या मेरा रिप्रेजेंटेशन आप तक गया नहीं या नहीं गया? कितने दिन असेंबली करना हम बोले या नहीं बोले लेटर में?
कौन से इश्यूज को टेकअप करना, बोले या नहीं बोले। शायद मिनिस्टर साहब को नहीं मालूम, उनको भी कॉपी भेज देता हूं। आप बोलिए साहब, हम क्या बराबर वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन दिए या नहीं दिए सर? दिए सर या नहीं दिए सर? सर हम दिए, बराबर दिए। हम नहीं भी आए तो हमारे मसाइल को रखे, हम नहीं भी आए तो क्या मसाइल को उठाना है वो भी हम बोले, हम नहीं आए तो उसकी वजह भी बोले। आप बोल रहे हैं कि आप नहीं आए, प्लीज हाँ हम बराबर भेजे अपने मसाइल। प्लीज कंक्लूड। मैं कर रहा हूं सर, मैं अब इसमें का कंक्लूड कर रहा हूं। प्लीज। ये लोग के पास में एक सबर नहीं है साहब कि खामखा के उलझना चाहते हैं। हम बार बार बोलते रहे जीएसटी से तेलंगाना का नुकसान होगा, नहीं होगा। अकबर साहब बेफिक्र रहिए, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स में हमको कम आएंगे पैसे। चीफ मिनिस्टर साहब ने उठकर कहा अकबर साहब आप बेफिक्र रहिए, नहीं आएंगे। आज हो रहा है। हमने डिमोनेटाइजेशन पे उठकर खड़े रहकर मैंने कहा, सीएम साहब ने कहा नहीं अकबर साहब नहीं, आप बेफिक्र रहिए, नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए डिमोनेटाइजेशन अच्छा है बोले। हम बोले नहीं, आप भरोसा मत करिए इन पर, ये कभी भी साथ छोड़ देंगे नहीं। आप नहीं अकबर साहब, हम बराबर करेंगे। अब उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने साथ दिया, प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपने साथ दिया बीजेपी का, लेकिन बीजेपी ने क्या किया आपके साथ? क्या किया बताइए। आगे बात करेंगे, टाइम है। आप हाँ साहब, मैं वही तो बोल रहा हूँ। प्लीज कंक्लूड ऑन दैट। मैं गवर्नर के स्पीच में जा रहा हूँ सर। प्लीज कंक्लूड। मैं उससे हट नहीं रहा हूँ। अब उठ के अगर बोल रहे हैं तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। दे दिए। देना पड़ेगा ना साहब मुझे। दोनों आप करीब होते रहे, इतने करीब होते रहे कि आपको दूर कर दिया गया। आज दूर हो गए तो वो बुरे हो गए। अरे हम यही बात कह रहे थे कि इतना करीब ना जाइए। खैर, इसके साथ ही साथ मैं मुबारकबादी देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को, टीआरएस पार्टी को भारत राष्ट्र समिति बनने पर कि तेलंगाना का राष्ट्र हो गया। अब आप भारत का राष्ट्र करने निकले हैं, आपको मुबारकबादी देता हूं। मगर उसके साथ ही साथ ये भी जरूर कहूंगा कि इस बात का भी ख्याल रखिए कि हम जब गए तो हमको बी टीम बोले, नहीं मालूम अब आपको कौन सी टीम बोलेंगे, नहीं मालूम कि आपको कौन सी टीम बोलेंगे। बस यहां पे दो ही लोग हैं, एक वो और दूसरे कौन है मालूम है। ये नहीं चाहते कि कोई तीसरा आए। तो होशियारी के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़िए। स्पीकर साहब, मैं ये बात भी कहूंगा कि 5 साल से मुसलमानों को कर्ज नहीं दिया गया, 5 साल से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कर्ज नहीं किया गया। नहीं सर, इसमें बोले माइनॉरिटीज का सबका अच्छा कर रहे बोल के, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 5 साल से दरखास्तें नहीं बुलाए गए। जब बुलाए गए तो 1.5 लाख से ऊपर आए। अब दरखास्तें बुलाए तो 2 लाख चिल्लर दरखास्तें आई हैं। पैसा कम है, पैसा दीजिए ताकि उन दरखास्तों को क्लियर कर सके। इसलिए कह रहा हूं ओवरसीज स्कॉलरशिप, सर ओवरसीज स्कॉलरशिप बच्चों के कोर्सेज खत्म हो गए हैं, लेकिन आज भी नहीं आए। 1.5 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए अगर दे देंगे तो पूरे पैसे आ जाएंगे। मरकजी हुकूमत की एक ग्रांट है जहां पे स्कूल बिल्डिंग्स बना रहे माइनॉरिटीज के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का एक शेयर होता है, वो शेयर रिलीज करना है, उसको रिलीज कीजिए। यही बात कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि औकाफी जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं, औकाफी जायदादें जा रही हैं। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 चिल्लर एकड़ जमीन चले गई। जब तेलंगाना का एजिटेशन हो रहा था तो टीआरएस लड़ रही थी उस जमीन के लिए, और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से हलफनामा डाला गया कि ये रियासत की जायदाद है। तो मैं ये बातें बताना चाह रहा हूं, बताना इसलिए चाह रहा हूं कि अगर इन बातों का करेक्शन नहीं होगा तो फिर इससे नुकसान होगा। खर्च के लिए खतार में है, उस्मानिया दवाखाना तामीर होना है, मेट्रो ट्रेन आनी है, रोड वाइडनिंग पुराने शहर में होनी है, सीवरेज प्लान हमने दिया है, उसको मंजूरी देना है। तो मैं यही कहूंगा कि आप बस्ती दवाखाने खोले हैं, बहुत अच्छा है, इससे फायदा हो रहा है, मुबारक।
डायलिसिस सेंटर्स खोले हैं, बहुत अच्छा है। कंटी वेलुगु आंखों का जो टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, उसमें एक चीज मैं अपनी जानिब से हुकूमत से कहना चाहूंगा कि आई टेस्टिंग होने के बाद में कई पेशेंट्स को कैटरैक्ट की सर्जरीज रिक्वायर्ड है। मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप आरोग्यश्री के अंडर वो कैटरैक्ट सर्जरीज को ला लीजिए, ताकि वो लोग जो लोग को सर्जरीज की जरूरत है, ये कंटी वेलुगु जो आपका प्रोग्राम है, इसमें वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके सर्जरी करवा सकते हैं। अरे मैं यहां खड़े के सजेशंस दे रहा हूं आपको। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, के केजी टू पीजी का ऐलान किया गया था, इस ऐवान में किया गया था कि फलकनुमा कैंपस में 20 करोड़ का सैंक्शन दिया गया, आज भी वहां पे नहीं आया। डिग्री कॉलेजेस के लिए हम बोले, हुकूमत ने ऐलान किया कि मलकपेट में एक आईटी का एक बड़ा एक सेंटर और टावर बनाया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा हुकूमत से कि क्या हुआ है उस ताल्लुक से। हमने नामपल्ली में कहा कि आईटीआई का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप और स्किल डेवलपमेंट को लेकर आइए। मैंने इससे पहले भी कहा था कि निफ्ट का एक सेंटर ओल्ड सिटी में लाइए, नैक का एक सेंटर लाइए, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लाइए, इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स में जगह दीजिए। यही बात मैं कह रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा हूं। यह बात पे आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, नाराज नहीं होना है। अरे मैं जब ये मुतालबे आपके सामने रख रहा हूं, 2 बेडरूम का कह रहा हूं सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, जीएचएमसी एरिया में सिर्फ 9,000 घर दिए अलॉटमेंट। 9,000 में क्या जीएचएमसी में गरीबों को 2 बेडरूम मिल जाएगा? मैं जानना चाहूंगा कि 2 बेडरूम के घर कब होंगे? ऑनरेबल स्पीकर सर, आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि इस ऐवान में ऐलान किया गया कि नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यह कब होगा? यही मैं जानना चाह रहा हूं। क्या मेरी बात ये गलत है? खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट के ताल्लुक से जानना चाहता हूं, मेट्रो ट्रेन आखिर चलेगी या नहीं चलेगी? मूसी को डेवलप करने की बात की गई, मूसी का डेवलपमेंट का अभी कुछ नहीं हुआ है, उसका क्या होगा? मैं ये भी जानना चाहूंगा। सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा और बोलूंगा कि आप पुराने शहर की तरक्की के लिए जितने भी ऐलानात किए हैं वो कीजिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पुराना शहर इस्तांबुल बन जाएगा। सर, इस्तांबुल नहीं, बस जैसा भी अच्छा बना दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। उस्मानिया दवाखाना बना दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। फ्रूट मार्केट वालों को, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से आपके जरिए कहूंगा कि उनके जो भी मसाइल है उसको कर दीजिए। वहां पे वो कारोबार कर रहे हैं, मैंने जबान दी है और कहूंगा जब आपकी मार्केट बन जाएगी वो वहां से चले जाएंगे आपकी मार्केट में, वहां पे नहीं रहेंगे। यही बातें आपने स्टडी सर्कल्स पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में लाएंगे बोले, वो लाइए। मुसलमानों के ट्रेनिंग के मराकज पूरे डिस्ट्रिक्ट में लाएंगे बोले, वो लेकर आइए। अरे हम यही बातें कह रहे हैं आपसे और उम्मीद करते हैं कि हमारी इन सारी बातों पर आप जरूर तवज्जो देंगे। और आखिर में मैं ये भी जरूर कहूंगा कि शहर तरक्की जरूर कर रहा है, लेकिन शहर में क्राइम भी बढ़ रहा है। अगर हम देखते हैं हैदराबाद में ओवरऑल क्राइम अगर हम देखते हैं, और फिर उसके बाद में एफआईआर्स, अगर साइबर क्राइम पूरा लिस्ट है मेरे पास कि यहां पे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों का कत्ल हो रहा है, चोरियां हो रही हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पर भी गौर करेंगे। गवर्नर साहब के एड्रेस में कहा गया कि रियासत में इतने सारे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने सीसीटीवी कैमरास चल रहे हैं। सर, 70% सीसीटीवी कैमरास का मेंटेनेंस नहीं है, मोर देन 50% कैमरास बंद हो चुके हैं। तो आप यही बातें मैं आपके जरिए लाना चाहता हूं। फार्मर्स के क्रॉप का लोन जो है वादा किया था कि 5 लाख में करेंगे, वो उसका क्या हुआ? वो भी आप करिए। जरूरी है फार्मर्स का। फार्मर्स आज खुदकशी कर रहे हैं, चाहे 1 होने दो या 10 होने दो। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज किसान हमारा खुदकशी क्यों कर रहा है, इस पर हमको गौर करना चाहिए, इस पर हमको देखना होगा। दलित बंधु आपने आगाज किया, इसके लिए मुबारकबादी देता हूं। 11,000 दलितों को इससे फायदा हुआ है, आपने दिया है। लेकिन मैं कहूंगा कि इंक्लूसिव की बात गवर्नर एड्रेस में की गई है
कि ये हुकूमत सबको लेकर चलती है, तो मैं जानना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में कहा था कि दलित बंधु की तरह बीसी बंधु भी होगा, माइनॉरिटी बंधु भी होगा, तो क्या वो होगा? क्या आप देंगे या नहीं? गवर्नर एड्रेस में हमारा पर कैपिटा इनकम के बारे में की, जीएसडीपी की बात की, सबकी बात की। मैं चाहूंगा कि जब जवाब दे तो पर कैपिटा डेप्थ कितना है हमारा, पर कैपिटा डेप्थ कितना है कि आज तेलंगाना रियासत 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में है। कॉरपोरेशंस का अगर कर्ज लेते हैं तो और बढ़ जाएगा। तो आप इस पे क्या कर रहे हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे फिर से ये मुतालबा करूंगा कि हैदराबाद में जो मेट्रो ट्रेन को लाने का जो वादा किया गया था उसको पूरा कीजिए। और फिर एम्प्लॉइज के पीआरसी और डीए के ताल्लुक से एम्प्लॉइज परेशान है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के। गवर्नर साहिबा के एड्रेस में यह कहा गया कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें अच्छी हैं, बेशक अच्छी हैं, इससे इनकार नहीं, लेकिन पीआरसी कब देंगे, डीए कब होगा? पुराना पीआरसी नहीं दिए, अब नया आएगा, ये कब देंगे? ओल्ड पेंशन ला लीजिए, सरकारी मुलाजिमीन को खुश करिए, सरकारी मुलाजिमीन खुश करिए इनको। काफी उनकी शिकायतें हैं, उम्मीद करूंगा कि आप इस पर भी देखेंगे। पुराने शहर की तरक्की के बारे में हमने बार बार कहा है, तो मैं फिर से स्पीकर साहब आपके जरिए इन बातों को दोहराना चाहता हूं कि फिर से कह रहा हूं कि कर्जों की इजराई कीजिए, स्विंग मशीन्स दीजिए, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनको कर्ज दीजिए। आप जितना पैसा दिए इससे नहीं होगा। 1000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को जारी करिए, नहीं करेंगे तो वो पूरे दरखास्तें फिर वैसे ही पेंडिंग रहेगी जिस तरीके से पहले थी। अनीसुल गुरबा का काम खत्म करिए, इस्लामिक सेंटर का तामीर का आगाज करिए, उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए, उस्मानिया दवाखाने की तामीर करिए, औकाफी जायदादों का तहफ्फुज़ करिए, पुराने शहर की तरक्की कीजिए। एसआरडीपी सेकेंड फेज में पुराने शहर के हम जो नुमाइंदगी करे हैं उसको लीजिए, पुराने शहर को भी नए शहर की तरह तरक्की दीजिए। पुराने शहर के लेक्स के डेवलपमेंट के लिए भी हमने दिया है रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास भी सुरम चेरू है, गुरम चेरू है, कई तालाबें हैं, मिरालम तालाब भी है, इसके डेवलपमेंट के लिए हमने प्रपोजल दिया है, इसको भी लीजिए। हमने मिरालम मंडी की बात की है, उसको भी लीजिए। चौक के मुर्गी का लिया है, उसको भी लीजिए। बहुत काम आपने किया है, बहुत काम आपने किया है और ये काम बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम मसाइल पर तवज्जो देंगे। और आखिर में स्पीकर साहब आपसे फिर से ये कहना चाहता हूं कि लास्ट बजट सेशन में मीटिंग बुलाने का वादा किए, 1 साल हो गया, कम से कम अब बुला लीजिए, इस सेशन में बुला लीजिए। बैठ जाते हैं और फिर से कहूंगा कि इतना गुस्सा, इतनी जल्दी तेजी से उड़ जाना ये आपको जेब नहीं देता। अरे आपको बहुत बड़ा मुकाम मिला है, काबिल हैं आप, आगे बढ़िए। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन एहतियात से जाइए, सब्र के साथ जाइए, साबित कदमी के साथ जाइए। ऐसा नहीं कि तेज दौड़ते हैं और आगे बढ़ के गिर जाते हैं, नहीं। मैं जानता हूं आपकी नौजवानी की उम्र है, उम्र में बहुत मेरे से छोटे हैं, तो शायद है आपको किसी जमाने में हमारा भी मिजाज ऐसी था, लेकिन आज कुछ अलग है। चलने दीजिए, लेकिन जरूर कहूंगा कि हम को आज इस रियासत को आगे बढ़ाना है। और आखिर में कहूंगा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफियां हुई है, इस पे बहस होनी चाहिए और हुकूमत को खुलकर बयान करना चाहिए, बताना चाहिए कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ किस तरीके से हमारी नाइंसाफी कर रही है। और ये जो मोशन लाया गया है, मैं अपनी जानिब से इस मोशन की तायीद करते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि 12% तहफ्फुज़ात देने का वादा करे थे। आप एसटीज को दे रहे हैं रिजर्वेशन, दीजिए, हम खैर मुकदम करते हैं। मुसलमानों के 12% तहफ्फुज़ात आपके मैनिफेस्टो में था, आपने ऐलान किया, वो 12% दीजिए, जरूरी है। और बीसी
कॉरपोरेशन के जरिए भी बीसीई में मुसलमान हैं उसको भी करिए। और ये मोशन जो मूव किया गया है मैं इसकी तायीद करता हूं और आपने जो मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। गौरवनीయులు जयप्रकाश रेड्डी गाరు